नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब पढ़ने वाले हैं एमए सेकेंड ईयर गृह विज्ञान। और आप सबका पेपर 2 है। पेपर 2 क्या है बच्चों? होम मैनेजमेंट है। तो होम मैनेजमेंट में आज आप सब पढ़ेंगे कि बचत के साधन या योजनाओं की व्याख्या कीजिए। प्रश्न है, बचत के साधन और योजनाओं की व्याख्या कीजिए। जैसे कि कई ऐसे सरकारी योजनाएं हैं जिसके द्वारा भी बचत किया जा सकता है अपने आय का। और कौन कौन से साधन हैं, जैसे आप सामने देख पा रहे हैं कि जीवन बीमा निगम के द्वारा भी आप अपने आय का बचत कर सकते हैं। आप अपने आर्थिक धन को सुरक्षित कर सकते हैं बचत के रूप में। तो ये सब जो जितनी योजनाएं हैं, इन सभी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए, लेकिन बच्चों इसे अंत तक देखें, क्योंकि अंत में जो राष्ट्रीय योजनाएं हैं, बचत योजनाएं हैं, इनके बारे में भी जानेंगे। जो बचत खाता, चालू खाता, इन सभी खातों के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहले भी आप सब पढ़ चुके हैं, इंटर में और बीए में भी पढ़ चुके हैं विभिन्न प्रकार के खातों के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, बहुत तेज़ी के साथ इसे हम कवर करेंगे। तो बच्चों, अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें। और जिन्होंने लाइक नहीं किया है बच्चों, लाइक तो कर दो। एक लाइक तो बनता ही है आपकी टीचर के लिए, है ना बच्चों? यदि वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक किया करें, है ना बच्चों? आगे देखते हैं क्या है जीवन बीमा निगम। सबसे पहले जीवन बीमा निगम के बारे में जानेंगे। यह एक सुनिश्चित योजना होती है जो समस्त बचत योजनाओं से भिन्न होती है। इसके अंतर्गत क्या होता है, व्यक्ति बीमादार के रूप में अपनी जो आय से अल्प बचत अनिवार्य रूप से एक निश्चित अवधि तक अपनी सामर्थ्य के अनुसार विनियोजन करता है। जैसे कि आप एलआईसी में जीवन बीमा लेते हैं तो आप जो बचत करते हैं उतने समय के लिए बचत करेंगे। जैसे कि कितने समय तक आप जमा करेंगे और आप कितने समय पर लेंगे। जैसे कन्या कन्या विद्या धन हुआ, और सॉरी बच्चों, जैसे कन्यादान का बीमा होता है। तो बच्चे जैसे बड़े होते हैं, पहले माता पिता बचपन में कर देते हैं बीमा और किस्त पे करते रहते हैं जितना उनसे, जैसे कि इसमें बताया गया आय से अल्प बचत जो होती है उससे वो जमा करते हैं और अंत में ब्याज के साथ उन्हें प्राप्त होता है। तो वही क्या है, हमारा जीवन बीमा निगम कहलाता है। तो अवधि पूर्ण होने पर उपरांत बीमादार अपने द्वारा जमा धन और उससे अर्जित लाभ भी प्राप्त करता है। जो धन जमा करता है उससे जितना लाभ मिलता है, जितने समय के लिए जमा किया है, जितना उससे ब्याज बनता है, ये सब उसे मिलता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो जीवन बीमा होता है उसका उद्देश्य। ऐसे बहुत तेज़ी के साथ कवर करेंगे क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक है और समय बहुत कम है। कोई भी परिवार बचत हेतु बीमा योजना को निम्नलिखित उद्देश्यों के आधार पर अपनाता है। पहला है परिवार की आवश्यकताओं के समय योजना का संरक्षण करना। परिवार पर असमय की आवश्यकता आ पड़ने पर ऋण लेते समय पॉलिसी जमानत के रूप में प्रयोग आती है। अथवा मकान बनवाने के लिए स्वयं निगम कुछ शर्तों के अधीन बीमादार को ऋण भी देता है। जैसे कि एक एलआईसी की बात की जाए तो जैसे परिवार की आवश्यकता पड़ने पर यदि आपने एक बीमा लिया है तो आवश्यकता पड़ने पर आप उसी बीमा के तहत आपको लोन भी मिलेगा, वो बीमादार को उससे कुछ पैसा भी मिल जाएगा। और जिसका भुगतान क्या आसान किस्तों के न्यूनतम ब्याज दर पर किया जा सकता है। व्यक्ति को जमा करना पड़ता है और पॉलिसी परिपक्व होने पर भुगतान के समय काट लिया जाता है। और जैसे ही आपकी पॉलिसी पूर्ण होगी और जितना आपने लोन लिया है, जितना पैसा लिया है, वो काट लेता है। बच्चों की उच्च शिक्षा एवं उच्च स्तर है तो जी हाँ, बच्चों की शिक्षा है तो कई प्रकार के ऐसे जीवन बीमा होते हैं जिससे बच्चों को, जैसे कि इस योजना में लगाया गया धन परिपक्वता पर बच्चों की उच्च शिक्षा एवं स्तर ऊंचा उठाने हेतु एक मुख्य आर्थिक सहायता के रूप में पर्याप्त होता है। जैसे कि अभी बचपन में आप अपने बच्चे का बीमा करवाते हैं तो लास्ट में जैसे ही इंटर पास होता है बच्चे की किसी और तैयारी के लिए कहीं आप एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आपको पैसा मिलेगा। बच्चों के विवाह है तो जैसे बालिकाओं के, कन्याओं के विवाह के अवसर के लिए आर्थिक सहायता के रूप में भी कम
काम आता है। यदि आप जीवन बीमा लेते हैं, पॉलिसी परिपक्व होने पर धन बच्चों को विशेषकर मिलता है। वृद्धावस्था के लिए भी, वृद्धावस्था में जीवन बीमा का बहुत लाभ होता है। अगर आप जीवन बीमा लिए हैं तो आप जैसे ही वृद्धावस्था में आते हैं, परिश्रम करने योग्य नहीं रहते हैं, तो ऐसे समय में आपको आपके जो जीवन बीमा रहेगा उसके द्वारा आपको पैसा, आर्थिक सहायता मिलेगी। परिवार की आर्थिक सहायता हेतु, जी हाँ, परिवार की आर्थिक सहायता हेतु भी बीमा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतने समझदार हो आप सब बच्चे, इसलिए हम बहुत वीडियो लंबा नहीं करना चाहते, सिर्फ मेन पॉइंट बता रहे हैं, आप इसके अंतर्गत अवश्य लिख लेंगे। तो संपत्ति कर की व्यवस्था होती है, जैसे धनी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उन पर लगे संपत्ति कर की अदायगी पॉलिसी द्वारा प्राप्त धन से किया जा सकता है। बच्चों, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। अभी हम सरकारी योजनाओं के बारे में भी जानेंगे। बीमा है तो आवश्यक शर्तें क्या होती है, जैसे जीवन बीमा निगम के लिए व्यक्ति को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, अतः डॉक्टरी परीक्षा के बाद योग्य सिद्धि होने पर ही योजना का सदस्य बनाया जाता है। डॉक्टरी परीक्षण के अतिरिक्त परिवार के इतिहास की शर्त भी रहती है, क्योंकि परिवार के कितने सदस्य हैं उसमें किसी भी एक समय यदि मृत्यु हुई है तो किन कारणों से अथवा वंश के इतिहास के बारे में अंतर्गत बीमादार को या उसके परिवार के लोग वंश रोग से पीड़ित तो नहीं है। सरकारी कर्मचारी 5,000 रुपये तक के बीमा करार के समय डॉक्टरी परीक्षा से मुक्त हैं। उसके बाद एक अन्य शर्त भी होती है कि जो बीमादार है उसका चरित्रवान होना भी आवश्यक होता है। उसमें मद्यपान, जुआ, वेश्यावृत्ति आदि की चरित्रहीनता आदतें नहीं होनी चाहिए। बीमादार के व्यवसाय के शर्तों के अनुसार यदि व्यवसाय अथवा नौकरी जोखिमपूर्ण है तो ऐसे अवस्था में बीमादार की किस्त दर साधारण व्यवसाय वाले से कुछ बढ़ जाती है। जल्द व्यवसाय बदलने वाले व्यक्ति अथवा 15 रुपये प्रति माह से कम आय वाले व्यक्ति बीमा योजना के सदस्य नहीं बन सकते, क्योंकि 1,000 रुपये लक्ष्य धन से कम धन का इस योजना के अंतर्गत बीमा नहीं हो सकता है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं का बीमा कुछ विशेष शर्तों के आधार पर हो सकता है, जैसे कि विशेष शर्तें कौन कौन सी हैं, जैसे आत्मनिर्भर हों, गर्भवती न हो, गर्भपात आदि की शिकायत न हो, और पर्दाशुदा महिलाएं न हो। जैसे कि पर्दाशुदा अर्थात जैसे जो घूंघट में दबी रहती हैं, ऐसी महिलाओं का भी बीमा नहीं हो सकता। बीमा योजना विभिन्न प्रकार की होती हैं, उनमें 2 प्रकार, जैसे बंदोबस्ती बीमा योजना हुआ, आजीवनी बीमा योजना। और बैंक के बारे में जानते हैं, बैंक के द्वारा कैसे आप बचत करेंगे। बैंक में एक सुसंगठित संस्था होती है जिसके माध्यम से जनता अपनी आय से अल्प बचत के रूप में बचाए गए धन का ब्याज लाभ प्राप्त करता है। यह लाभ बैंक जनता के द्वारा ही देता है। जनता की राशि को व्यवसाय को ऋण देकर अथवा विनियोजन द्वारा प्राप्त करता है और इसी प्रकार प्राप्त लाभ का कुछ अंश जनता को ब्याज के रूप में देता है तथा शेष स्वयं लाभ के रूप में ले लेता है। बैंक 3 मुख्य प्रकार के बचत खातों द्वारा जनता को लाभ पहुंचाता है। इसके अतिरिक्त धन विनियोजित करने की अन्य कई योजनाएं भी होती हैं। पहला निश्चित अवधि जमा खाता, दूसरा बचत खाता, तीसरा है चालू खाता। इन खाताओं के द्वारा भी आप अपने आय की बचत कर सकते हैं। निश्चित अवधि खाता क्या होता है, जो जमा खाता होता है, इसमें मियादी जमा खाता भी कहा जाता है, जो मियादी जमा खाता भी कहा जाता है। निश्चित अवधि जमा खाता को हम मियादी जमा खाता भी बोल सकते हैं। इस खाते में क्या होता है, धन विनियोजन एक निश्चित समय के आधार पर होता है। समय की यह मियाद या अवधि जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक ब्याज लाभ प्राप्त होगा। इस योजना के अंतर्गत यदि जमाकर्ता निश्चित समय से पूर्व अपना धन वापस चाहता है तो उसे ब्याज की हानि उठानी पड़ती है, किंतु जमाकर्ता अपने इस खाते के विरुद्ध यदि ऋण चाहता है तो उससे अपनी जमा राशि का 75% ऋण बैंक दे ब्याज से 3% अधिक ब्याज दर पर प्राप्त हो सकता है। इस खाते में अभी कोई नामांकन व्यवस्था नहीं है, अतः खातेदार जो हैं उन्हें विभिन्न प्रकार के जो शर्तें हैं उसी के अनुसार ही इच्छा अनुसार ही संयुक्त खाता खोल लेता है, ताकि उसकी आकस्मिक मृत्यु होने पर धन मिलने में कठिनाई न हो। बचत खाता क्या है, बचत खाता यह खाता निम्नलिखित प्रकार होता है, जैसे बचत खाता, जनता बचत खाता। तो चालू खाता क्या है,
यह खाता व्यापारी वर्ग के लिए लाभदायक होता है। इसमें बचत बैंक अन्य सामान्य शर्तों के अतिरिक्त अंतर की दृष्टि से निम्नलिखित अंतर होता है। पहला तो प्रतिदिन बिना किसी अग्रिम सूचना के कोई भी धन निकाला जा सकता है। दूसरा, चेक एवं अन्य दस्तावेज वाले नियम भी लागू हैं, परंतु चेक काटने की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। और तीसरा है, चूंकि इसमें धन निकालने की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है, अतः इसी खाते की ब्याज दर सामान्य खातों से बहुत ही कम होती है अथवा अधिकांशतः नहीं भी होती है। डाकघर बचत योजना क्या है? डाक के द्वारा भी आप बचत कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें पोस्ट ऑफिस में अपने अन्य कार्यों के साथ जनता की लघु बचत जमा करने का कार्य भी करता है। बच्चों, आप सब जितने लोग देखते हो उतने लोग लाइक नहीं करते हो, ऐसा क्यों करते हो? लाइक तो जरूर किया करो बच्चों। कार्य भी करता है। सरकार द्वारा इस योजना को पोस्ट ऑफिस में लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, जानते हो बच्चों? जनता में अल्प बचत एवं मित व्यक्ति की भावना उत्पन्न करना ही है। इस बचत को सरकार द्वारा देश के विभिन्न विकास कार्यों में लगाया जाता है। इसमें बैंक के सामने चालू खाता नहीं होता है, केवल बचत खाता एवं अन्य ऐसी योजनाएं होती हैं जिनमें एक मुश्त पैसा एवं किस्तों में अनिवार्य रूप से धन विनियोजित करके अपनी निम्नलिखित मुख्य आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। क्या है? बच्चों की उच्च शिक्षा, खा है उनका विवाह, गा है मकान एवं ऊंचे स्तर हेतु। तो ये सब क्या है, इसके अंतर्गत आता है। डाक बचत डाक पोस्ट ऑफिस के द्वारा ही होता है। बुढ़ापे में नियमित आय, असमय मृत्यु हो जाने पर परिवार को आर्थिक संकट की सहायता पहुंचाना। इस प्रकार से पोस्ट ऑफिस पूरे देश में जाल सी बिछी हुई है। जी हाँ, अपनी शाखाओं एवं उप शाखाओं के माध्यम से शहरों के अतिरिक्त छोटे छोटे गांवों में उनकी अपनी इन योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाता है। एक बचत खाता बचतों को प्रोत्साहन देता है। इसी प्रकार अल्प बचत जमा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बचत के खातों को गुप्त भी रखा जाता है। सावधि जमा खाता क्या है? इसमें डाकखाना बचत बैंक के अतिरिक्त सन 1970 में डाकतार विभाग के डाकघर के अंतर्गत सावधि जमा योजना शुरू की गई। आप सबने सुना होगा कि पहले जो थे आपकी दादा दादी और भी पहले जो है वो उनसे पूछना तो जो तार भेजा जाता था, डाक तार होता था, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले तो मोबाइल नहीं था, स्पीड पोस्ट ऑफिस के द्वारा ही लेटर भेजा जाता था। तो जो जरूरी सूचनाएं होती थी, जो जल्दी पहुंचाना होता था, वो तार कहलाता था। तार के माध्यम से ही भेजा जाता था। यह योजना बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम के समान होती है। इस योजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति या दो व्यक्ति मिलकर संयुक्त रूप से खाता खोल सकते हैं। अवयस्क भी अपने नाम से खाता खोल सकते हैं। अवयस्क तथा मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों के नाम उनके अभिभावक खाता खोल सकते हैं। और इसी प्रकार से जैसे कि जमा खाता 4 प्रकार के होते हैं। 1 वर्षीय जमा खाता, 2 वर्षीय जमा खाता, 3 वर्षीय और 4 वर्षीय जमा खाता और 5 वर्षीय जमा खाता। इस प्रकार से 4 जमा खाता होते हैं। इस खाते के अंतर्गत जमा होने वाली राशि 50 रुपये से अधिक 50 रुपये या उसके गुणक हों। इसमें जमा होने वाली राशि की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं होती है। इस योजना में ब्याज दर में परिवर्तन होता रहता है, किंतु खाताधारी ने जितने ब्याज दर पर खाता शुरू किया था उसकी योजना में वह ब्याज दर लागू रहता है। अब राष्ट्रीय बचत पत्र क्या है बच्चों? और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक अवश्य कर दें। राष्ट्रीय बचत पत्र में क्या होता है कि भारत सरकार द्वारा जो प्रारंभ की गई यह बचत योजना है बहुत ही पुरानी नहीं है। इस योजना के अंतर्गत 6 वर्ष के लिए कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार चाहे जितने रुपए के बचत पत्र खरीद सकता है, किंतु उनके भुगतान का समय निश्चित होता है। निश्चित अवधि के बाद ही सर्टिफिकेट की धनराशि का भुगतान होता है। यदि उसके पहले भुगतान कराना हो तो 3 वर्ष के बाद भुगतान हो जाता है, किंतु
कुछ रकम की कटौती कर भुगतान किया जाता है। 5 वर्षीय राष्ट्रीय विकास पत्र क्या है? इसमें भारत सरकार ने देश के विकास कार्यों हेतु कम अवधि के राष्ट्रीय विकास सन 1977 में निकाले, जिन पर 13.4% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष की अवधि पर 100 रुपये का 167 रुपये ब्याज सहित भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है। अब भविष्य निधि योजना क्या है? यह अनिवार्य बचत योजना है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, सरकारी क्षेत्रों में कार्य करने कर्मचारियों, राज्य सरकार, अर्ध सरकार, रजिस्टर्ड व्यक्तिगत संस्थाओं के अधीन जितने भी निजी क्षेत्र के कर्मचारी हैं, उनको अपनी सेवा का प्रथम अवसर पूरा कराने के पूरा वर्ष पूरा कराने के उपरांत इस अनिवार्य बचत योजना का अनिवार्य रूप से सदस्य बनना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा यूनिट्स। जी हाँ, यूनिट्स होता क्या है? इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी बचत पर अधिक से अधिक लाभ चाहता है एवं सब व्यक्ति व्यापारी भी नहीं बन सकते। इसके लिए इसके अतिरिक्त परिश्रम से कमाए धन द्वारा ही की गई बचत पर लाभ की बात से पूर्व उस धन की सुरक्षा की बात मन में आना आवश्यक होता है। भारत सरकार ने सन 1967 में एक और इस प्रकार की कठिन परिश्रम की बचत एवं दूसरी ओर देश के विकास को दृष्टि में रखते हुए यह योजना तैयार की, जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपनी बचत की पूंजी सरकार द्वारा बनाए गए यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया नामक संस्था में बिना किसी भय के लगा सकता है। इसमें विनियोजित धन सरकार के द्वारा विभिन्न उद्योगों एवं अन्य व्यापारों में पुनः विनियोजित किया जाता है और इस प्रकार प्राप्त लाभ की भागीदारी के बीच बराबर अनुपात में बांट दिया जाता है। आई होप आप सब समझ गए होंगे यूनिट्स के बारे में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी।